हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 29 और चैप्टर 29 के अंदर हम जानेंगे पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल क्या होता है और इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में कवर करने से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा टाइम खोजता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि हड़बड़ी में अगर मैं आपको समझा करके निकल जाऊं तो एक काम होगा, वीडियो बहुत छोटा तो हो जाएगा, 10-5 मिनट की वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर जो चीजें आपको सीखने हैं, जो लॉजिक मुझे आपको बताने हैं, जो कंसेप्ट मुझे आपके क्लियर करने हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम जानेंगे पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के पार्टिसिपल होते हैं। और सेकेंड पार्ट में हम पार्टिसिपल के यूसेस के बारे में जानेंगे और पार्टिसिपल से रिलेटेड जो एरर्स आते हैं, एरर्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली पार्टिसिपल भी वर्ब का ही एक पार्ट है, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव भी वर्ब का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जहां तक वर्ब की बात है, तो वर्ब के कई तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें एक क्लासिफिकेशन होता है वर्ब का, एक क्लासिफिकेशन होता है वर्ब का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के लेवल पे। तो अगर हम बात करें तो वर्ब का एक और क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के लेवल पे। तो जिसमें एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा वर्ब जो कि टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर ले, वैसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई रिपीट, कोई भी ऐसा वर्ब जो अगर किसी सेंटेंस में हो और सेंटेंस के टेंस बदल जाने से उस वर्ब का भी फॉर्म चेंज हो जाता है, या फिर उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन बदल जाने से वो जो वर्ब है वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। यानी कुल मिलाकर के जो वर्ब टेंस के द्वारा लिमिटेड हो या सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो, वैसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो देखो, हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया है, और टेंस में क्या होते हैं, वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हमने ऐसा कहां पर पढ़ा जहां पर वर्ब जो है अपने फॉर्म को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो रहा था, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो रहा था, सब्जेक्ट कौन से नंबर के, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यानी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। ये हम लोगों ने कहां पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो ध्यान देना है, अगर आप टेंस पढ़ रखे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनाइट वर्ब पढ़ चुके हैं। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हो, देखो एसवीए का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग एग्री करता है, तो इसका मतलब भी है कि फाइनाइट वर्ब पढ़ चुके हो। तो अगर आपका टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फाइनाइट वर्ब कंप्लीट हो चुका है। बात हम बेसिकली करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि टेंस के बदलने से कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, यानी वैसे वर्ब्स जिन पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। भाई टेंस कुछ भी तुम चेंज कर लो, वर्ब्स के फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। या फिर सब्जेक्ट आप कुछ भी चेंज कर लो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हो, सेकंड पर्सन के हो, थर्ड पर्सन के हो, तो भी वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जिन वर्ब्स पे टेंस या सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है ना, वैसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर एक तो आता है इन्फिनेटिव, जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, एक तो आता है इन्फिनेटिव, और दूसरा आता है जेरेंड। हम पार्टिसिपल भी इसके एक पार्ट है, पार्टिसिपल भी है, पार्टिसिपल ही पहले मैं बोल देता हूं। तो देखो, पार्टिसिपल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और एक आता है इसमें जेरेंड, एक आता है इसमें जेरेंड। ठीक है, तो आपने अलग अलग चैप्टर देखा होगा, इन्फिनेटिव का, पार्टिसिपल का, जेरेंड का। तो इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल या जेरेंड, ये किस कैटेगरी में आता है, ये नॉन फाइनाइट के कैटेगरी में आता है।
और इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल या जेरेंड, आप कुछ भी कर लो, आप टेंस को 1000 बार चेंज कर लो, सब्जेक्ट को चेंज कर लो, लेकिन ये सारे वर्ब्स फॉर्म जो होते हैं ना, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल को 2 पार्ट में कवर करेंगे और जैसे पार्टिसिपल कंप्लीट होगा तो आगे हम लोग जेरेंट के बारे में पढ़ेंगे। सारा चीज पढ़ाऊंगा, सभी कंसेप्ट को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर करूंगा, सिंपल वे में, लॉजिक के साथ। कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहना है और वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ ये बात प्रूव करता हूं। मैंने क्या बोला कि फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ना, वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर पाते। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, क्या वाकई में ऐसा होता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। ठीक है, तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, एक तो वांट है और एक टू प्ले है। तो एक काम हम लोग करते हैं, इस सेंटेंस का हम लोग टेंस को चेंज करके देखते हैं। यानी अभी जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में चेंज करके देखते हैं। तो पास्ट में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये जो वांट है ना, ये वांट वर्ब जो है ये वांटेड हो जाएगा, ये वांट वर्ब वांटेड हो जाएगा। लेकिन टू प्ले चेंज हुआ क्या? भाई टू प्ले चेंज नहीं हुआ, टू प्ले चेंज नहीं हुआ। तो हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर टेंस को चेंज कर दिया, हमने यहां पर टेंस को चेंज कर दिया। चलो अब सब्जेक्ट को चेंज करके देखते हैं। एक काम करते हैं, टेंस को प्रेजेंट में ही रखते हैं और सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट आई है ना, आई के जगह पे हम ही लिख देते हैं। तो ही लिखने से क्या हो गया, जो वांट है ना, ये क्या बन गया? ये वांट्स बन गया। लेकिन टू प्ले में कुछ भी प्रभाव पड़ा क्या? भाई टू प्ले में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहीं से हम इस बात को जान सकते हैं, सेंटेंस में 2 वर्ब है, एक तो है वांट और एक है टू प्ले, एक है वांटेड और एक है टू प्ले, एक है वांट्स और एक है टू प्ले। तो ये 2 वर्ब में आप देखोगे कि जैसे हमने टेंस को चेंज किया, मतलब अभी जो ये सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट टेंस में, और फिर हमने इसको क्या किया, इसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट वाले सेंटेंस को हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। तो जैसे ही पास्ट में चेंज कर दिया तो ये जो वर्ब वांट है ना, ये क्या बन गया? ये वांटेड बन गया। लेकिन मुझे बताना, टू प्ले में कोई प्रभाव पड़ा क्या? टेंस को बदलने से, टेंस को बदलने से क्या टू प्ले पे कोई प्रभाव पड़ा? भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा इस पे। तो सिंपल सी बात है, जिस पे टेंस का असर पड़े वो फाइनाइट वर्ब है और जिस पे नहीं पड़े वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि यहां जो वांट है या वांटेड है, ये क्या है? वांट जो है ना, वो फाइनाइट वर्ब है। एफवी का मतलब समझ जाना फाइनाइट वर्ब, और एनएफवी का मतलब समझ जाना नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, वहीं देखा जाए तो अभी हमने इस सेंटेंस को फिर से प्रेजेंट में रखा, फिर से प्रेजेंट में रखा, लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया? सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। इस बार हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। सब्जेक्ट जो हमारा आई था, आई से हमने ही बना दिया। तो जैसे ही सब्जेक्ट को हमने आई से ही बना दिया, तो जो ये वांट था ना, ये क्या बन गया? ये वांट्स बन गया। ये सिंगुलर नंबर के वर्ब बन गए। इसमें देखो एस लग गया, लेकिन टू प्ले में एस लगा क्या? क्या प्ले में हमने प्लेस किया? क्या नहीं किया। यानी हमने सब्जेक्ट को, हमने टेंस को चेंज करके देखा, हमने सब्जेक्ट को भी चेंज करके देख लिया, जिसमें वांट जो है ना हर स्थिति में चेंज कर रहा है, बट टू प्ले टू प्ले टू प्ले कहीं भी चेंज नहीं कर रहा है। तो टू प्ले जो चेंज नहीं कर रहा है ना, यही हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये जो ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये क्या? वांट क्या? ये फाइनाइट वर्ब। ये वांट क्या? ये फाइनाइट वर्ब। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन, किसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और किसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हमने टेंस पढ़ा, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा, तो इसका मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी फाइनाइट पढ़ चुके हैं। अब हमारा काम किस पे हो रहा है? नॉन फाइनाइट पे हो रहा है, जिसमें एक चीज हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इन्फिनेटिव। अब जानेंगे पार्टिसिपल के बारे में। अब हम इस वीडियो में जानेंगे पार्टिसिपल के बारे में। यही चीज मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है। हाँ, अब जानेंगे पार्टिसिपल के बारे में। तो ध्यान देना है, देखिए यहां पर, यहां हमने इस एग्जाम्पल को नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। ये बार बार स्लाइड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।
भाई स्लाइड क्यों नहीं हो रहा? हाँ देखो, अभी यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिए, दोनों एग्जाम्पल में क्या है कि जगह खाली है। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने लिखा कंट्री, यहां पर हमने लिखा कंट्री, और कंट्री क्या है, कंट्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये नाउन है, ये कंट्री क्या है, ये नाउन है। अब देखो इस कंट्री का खासियत भी मैं बता देता हूं। एक इसमें है पुअर कंट्री, एक इसमें जो है ये पुअर कंट्री है, और एक जो इसमें है ये रिच कंट्री है। एक पुअर कंट्री है और एक रिच कंट्री है। अब ध्यान देना, ये पुअर वर्ड जो है ना, ये कंट्री की विशेषता बताया, यानी नाउन की विशेषता बताया, और जो वर्ड नाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर भी देखो रिच वर्ड जो है ये कंट्री की यानी कि नाउन की विशेषता बताया, और जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ये बात तो आपको क्लियर है कि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्या ऐसा हो सकता है कि एडजेक्टिव के जगह पे हम वर्ब का यूज करें और वो वर्ब का काम ना करके वो एडजेक्टिव का काम करे? जी बिल्कुल ऐसा होता है। हम किसी वर्ब को भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, देखो वो कैसे बना सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने एक वर्ब लिखा डिवेलप, हमने एक वर्ब लिखा डिवेलप, हमने एक वर्ब लिखा डिवेलप। अब देखो डिवेलप से हम दो चीज बना सकते हैं, डिवेलप से हम दो चीज बना सकते हैं। एक तो हम बना देंगे इसको आईएनजी के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा डेवलपिंग बन जाएगा, ये डेवलपिंग बन जाएगा आईएनजी के फॉर्म में, ठीक है। और एक हम इसका थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, यानी डेवलप्ड। बात समझ में आ गया? तो एक बात मुझे बताना, कायदे से ये जो डेवलप है ना, ये क्या है, ये वर्ब है, और डेवलप का मतलब होता है विकसित होना या ग्रो करना, एक तरह से हम कह सकते हैं, है ना। तो डेवलप को यहां पर हमने लिखा आईएनजी के फॉर्म में। आईएनजी वाले को हम क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। आईएनजी वाले को हम क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। और इसमें देखो ईडी लगा हुआ है, तो ईडी वाले को हम क्या बोलते हैं, V2 भी बोलते हैं, V3 भी बोलते हैं। तो यहां पर V3 का हम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम V3 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो ये डेवलपिंग वर्ड है ना, ये डेवलपिंग वर्ड को हम यहां पर उठा के लगा देते हैं, इस डेवलपिंग वर्ड को हम यहां पर उठाकर लगा देते हैं। तो यहां पर हमने लिखा अ डेवलपिंग कंट्री, और यहां हमने लिखा अ डेवलप्ड कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री, अ डेवलपिंग कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री। अब जरा बताना देश की विशेषता क्या है, कंट्री की विशेषता क्या है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर कंट्री क्या है, नाउन है, यहां पर भी कंट्री क्या है, नाउन है। तो देखो विशेषता क्या है, विशेषता ये है भाई कैसा कंट्री है, तो ये कंट्री जो है ना ये डेवलपिंग है, मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप कर रहा है ना। कंट्री की खासियत क्या है कि वो डेवलपिंग है। अच्छा इस कंट्री की खासियत क्या है कि ये डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताना, कायदे से डेवलपिंग है क्या, ये है वर्ब, लेकिन यहां पर ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहां पर ये कंट्री नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम इसको वर्ब नहीं कहेंगे, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। यहां पर भी ये जो है वर्ब, लेकिन ये काम कुछ और कर रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, यहां पर एडजेक्टिव कहेंगे। तो ध्यान देना, पार्टिसिपल हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जिसका यूज हम किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह ना करके हम उसका यूज मॉडिफायर के रूप में करते हैं। और मॉडिफायर में भी क्या, ज्यादातर आपके कौन से मॉडिफायर बनेंगे, एडजेक्टिव। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो या मॉडिफायर की तरह यूज कर सकते हो, तो वैसे वर्ब्स को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक आपको चीजें क्लियर है? आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया से। तो देखिए, तो पार्टिसिपल की अगर हम बात करें
तो पार्टिसिपल में देखो कौन कौन सा पार्टिसिपल होता है। अगर टाइप ऑफ पार्टिसिपल की बात करें तो एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक तो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बेसिकली ये तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहचान की बात करें तो पहचान ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको आईएनजी के फॉर्म में मिलेगा, V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि ये आपको आईएनजी के रूप में मिलेगा। पास्ट पार्टिसिपल जो है ना वो हम थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसका हालांकि इसके फॉर्म को हमेशा हम फिक्स नहीं कर सकते V3 को, लेकिन हालांकि कुछ कुछ पहचान होते हैं, जैसे आपको इसमें ईडी लगा हुआ मिलेगा, इसमें आपको en लगा हुआ मिलेगा, या आपको इसमें n लगा हुआ मिलेगा। तो अगर कोई वर्ब V4 में रहे, आईएनजी का फॉर्म में रहे, या कोई वर्ब V3 के फॉर्म में रहे, मतलब उसमें ईडी en लगा हो, जैसे राइट से बन गया रिटन, स्पोक से बन गया स्पीक से बन गया स्पोकन, है ना, या प्ले से बन गया प्लेड, तो ये वर्ब 3 के फॉर्म में होता है, और वर्ब 3 के फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? जिसमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं। मैंने आपको बताया पार्टिसिपल हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि वर्ब्स तो होता ही है लेकिन काम वर्ब्स का नहीं करता, काम वो करता है एडजेक्टिव या मॉडिफायर का काम करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल जो है ना ये वर्बल एडजेक्टिव्स है। इसको हम वर्बल एडजेक्टिव्स क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात है क्योंकि वर्ब से बनता है इसलिए ये वर्बल है, वर्ब्स मतलब वर्बल, और चूंकि ये काम करता है एडजेक्टिव का किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव्स है, वर्बल एडजेक्टिव्स। तो पार्टिसिपल देखो क्या होता है, वैसे वर्ब्स जिसमें दो क्वालिटीज हो, वैसे वर्ब्स जिनमें दो क्वालिटीज हो, एक तो वर्ब का और वर्ब के साथ साथ उसमें एडजेक्टिव का यानी कि मॉडिफायर का भी क्वालिटी हो, वैसे वर्ब्स को हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये है सबसे अच्छा डेफिनेशन किसी भी वर्ब में जिसमें दो दो क्वालिटी हो, एक तो वर्ब का और एक एडजेक्टिव का, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका पहचान मैंने यहां लिखा, पास्ट पार्टिसिपल जिसका पहचान V3 है, और परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस V3। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सर दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हमने लिखा अ डेवलपिंग कंट्री, और हमने दूसरा एग्जांपल में लिखा अ डेवलप्ड कंट्री। तो सर ये आईएनजी वाला फॉर्म भी क्या कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और सर ये ईडी वाले फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी, ये भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब है सर दोनों एडजेक्टिव है। जी बिल्कुल, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव है। लेकिन सर जब दोनों ही एडजेक्टिव है तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कब हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, कब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है? तो देखो दोनों का काम एडजेक्टिव का जैसा होता है, बट फर्क देखो दोनों में क्या होता है। दोनों में फर्क यह होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमें पता चलता है, सबसे पहले तो पता चलता है प्रेजेंट टाइम के बारे में, प्रेजेंट के बारे में पता चलता है, और कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता चलता है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये क्या करता है? और ये एक्टिव सेंस देता है, और ये जो सेंस देता है ना ये एक्टिव सेंस देता है, ये एक्टिव सेंस देता है। तो यहां पर डेवलपिंग जो है ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या क्या बात आपको पता चलेगा? एक तो पता चलेगा ये प्रेजेंट टाइम का सेंस देगा, दूसरा ये कंटिन्यूटी का सेंस देगा। कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो काम अभी भी चल रहा है। जैसे मेरे पास पंखा चल रहा है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ मूविंग फैन। तो मूविंग फैन, पंखा कैसा है भाई? मूविंग है, मतलब उसके मूव करने का काम अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा ये एक्टिव सेंस देगा। एक्टिव हम किसको बोलते हैं?
जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु खुद से वो काम करे तो वह एक्टिव होता है। यानी कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल से जो आप डिस्क्राइब करवा रहे हो नाउन को, और अगर वो नाउन जिसको आप डिस्क्राइब करवा रहे हो, अगर वो नाउन खुद ही उस काम को कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो एक्टिव सेंस हो गया। लेकिन अगर वो नाउन खुद उस काम को नहीं कर रहा है, उसको उस पर करवाया जा रहा है, तो पैसिव सेंस हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट टाइम का सेंस देगा, कंटिन्यूटी का सेंस देगा और एक्टिव का सेंस देगा, एक्टिव वॉइस का सेंस देगा। और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये पास्ट टाइम का सेंस देता है, ये पास्ट टाइम का सेंस देता है। और इससे किसी काम का कंप्लीट हो जाने के बारे में पता चलता है, कंप्लीशन के बारे में पता चलता है। और ये पैसिव सेंस देता है। पैसिव का मतलब कि काम ये खुद से नहीं करता बल्कि इस पे किया जाता है। ये है डिफरेंट। जैसे देखो, सबसे पहली बात, डेवलपिंग कंट्री मतलब अभी भी डेवलप कर रहा है, प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। कंटिन्यूटी मतलब डेवलपिंग का काम जारी है, तो कंटिन्यूटी। आप बोल रहे हैं कि कंट्री डेवलप कर रहा है, मतलब ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि कंट्री खुद कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अ डेवलप्ड कंट्री मतलब डेवलप हो चुका है। तो डेवलप जब हो चुका है, डेवलप होने के काम खत्म हो गए, मतलब कैसा टाइम का सेंस दे रहा है, पास्ट टाइम का सेंस दे रहा है। अब एक बात बताओ, डेवलप्ड कंट्री, तो ये कंट्री खुद से तो डेवलप नहीं है, उस पर डेवलप किया गया, यानी पैसिव सेंस दे रहा है। और डेवलप होने का काम भी कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीशन का भी सेंस दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये फर्क होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में। अगर मैं कुछ और एग्जांपल लिखूं तो देखो, अब देखो, जैसे हमने लिखा, एक वर्ब लिखा हमने ब्रेक, एक वर्ब हमने ब्रेक लिखा। अब ये वर्ब है, इसको एडजेक्टिव बना दो, इसको क्या करो ना, पास्ट पार्टिसिपल में बना दो, यानी वेतरी बना दो। तो वेतरी इसका क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। तो हमने लिखा यहां पर ब्रोकन हार्ट, कभी टूटा है जी आप लोगों का? ब्रोकन हार्ट। अब देखो, हार्ट क्या है, हार्ट नाउन है भाई। हार्ट क्या है, हार्ट नाउन है भाई। कैसा नाउन, कैसा हार्ट है, टूटा हुआ। अब मुझे बताना, ये दिल खुद को तोड़ेगा क्या? दिल खुद को तो नहीं तोड़ेगा, बल्कि उसके ऊपर तोड़ने का काम किया गया है। तो जब भी कोई इंसान या कोई चीज खुद से काम नहीं करे, काम उसके ऊपर होना, तो पैसिव सेंस देता है। तो यहां पर देखो, ये भीतरी क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम तो करता है, लेकिन वो जो सेंस है ना, वो पैसिव का सेंस देता है, और काम कंप्लीट हो जाने का सेंस देता है, और पास्ट टाइम का सेंस देता है। ब्रोकन हार्ट यानी टूटी हुई दिल, मतलब दिल टूटने का काम अभी भी चल रहा है कि टूट गया भाई, टूट गया। और टूटने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है? आप जैसे अभी देखो, अगर मैं बोलूंगा रनिंग ट्रेन, जैसे मैंने बोला रनिंग ट्रेन, तो रनिंग ट्रेन का मतलब क्या हो गया, ट्रेन खुद से दौड़ रही है और दौड़ने का काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये है V4, और V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिसमें ING लग जाए और नाउन की विशेषता बताए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और उससे प्रेजेंट टाइम का सेंस मिलेगा, उससे आपको काम जारी होने का सेंस मिलेगा, उससे आपको एक्टिव सेंस मिलेगा, मतलब काम उसके ऊपर नहीं हो रहा बल्कि वो खुद ही कर रहा है। ये डिफरेंस है। तो आई थिंक कि अब तक ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की चीजें अब जानते हैं। अब ध्यान देना, तो पार्टिसिपल का देखो, हम आगे तो यूसेज बताएंगे, लेकिन उसके पहले भी कुछ यूसेज जान लो। पार्टिसिपल का यूज, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो। पहला यूज तो है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाना हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। उसके अलावे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज क्या है, तो इसका यूज है दो सेंटेंस को कंबाइन करना। अगर दो अलग अलग सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करके एक कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। जैसे देखो, ध्यान देना, अभी यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, द बॉय हर्ड द नॉइज, लड़के ने आवाज सुना, नॉइज को सुना। और दूसरा देखो क्या, द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। भाई लड़का का जागने के कारण, लड़का सो रहा था, उसका जागने का कारण क्या है कि उसने कहीं से कोई हल्ला सुना, कोई आवाज सुना, कोई नॉइज सुना और वो जाग गया।
तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो ये कैसे होगा, ये प्रक्रिया कैसे होगा? या तो आप कंजंक्शन लगा दो, है ना, या तो आप एक कंजंक्शन लगा दो, कनेक्टर लगा दो, और नहीं तो आप क्या करो, बिना कंजंक्शन के अगर जोड़ना है तो आपको पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो कंजंक्शन से कैसे, द बॉय हर्ड द नॉइज एंड वोक अप, द बॉय हर्ड द नॉइज एंड वोक अप, लड़का ने आवाज सुना और जाग गया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर हम एंड लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई एंड नहीं लगाना है, आपको कोई कंजंक्शन नहीं लगाना, बिना कंजंक्शन के दोनों सेंटेंस को जोड़ करके दिखाना है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे जोड़ेंगे? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा। यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज क्यों करना पड़ेगा? जब दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है, मर्ज करना है, एक सेंटेंस बनाना है, और दोनों ही एक्शन के बीच में ज्यादा कोई गैप नहीं है, मतलब दोनों एक्शन एक दूसरे के इमीडिएटली हो गया, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अच्छा, लड़का आवाज सुना और लड़का जाग गया। लड़का आवाज सुनने के बाद पहले सोचा बैठ करके 1 घंटा, जागे कि नहीं जागे, जागे कि नहीं जागे, या आवाज सुनते ही जाग गया। भाई सेंस बन रहा है कि आवाज सुनते ही जाग गया, उसके बीच में कोई गैप नहीं था। तो जब दो घटनाओं के बीच में गैप नहीं हो और दोनों बैक टू बैक वो काम हो, तो ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे देखो, इन दोनों सेंटेंस को हम बिना किसी कंजंक्शन के जोड़ेंगे, लेकिन हाँ इसके लिए हम हेल्प लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जिसमें जो पहला वर्ब होगा ना, उसी को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख लो। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी, तो हमने क्या लिखा, हियरिंग, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज। उसके बाद ये सेंटेंस आप लिख दो, द बॉय वोक अप, द बॉय वोक अप। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है कि दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, किसका हेल्प लेकर के, आईएनजी का हेल्प लेकर के। आईएनजी का हेल्प लेने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो इस तरीके से हमने ये दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, लड़का हल्ला सुनकर के जाग गया, इसका ये मतलब हुआ। समझ में आया? चलिए अब हम अगले यूज के बारे में जानते हैं। देखो, अच्छा इसके पहले वाले एग्जांपल में एक बात और जान लेना, इसके पहले वाले एग्जांपल में एक चीज और जानना है। भाई तुम बढ़ क्यों नहीं रहे हो? कभी कभी इसके भी नौटंकी स्टार्ट हो जाते हैं। माय गॉड, इतने नौटंकी। हाँ देखो ध्यान देना, इसमें एक चीज और सुनिएगा। जैसे हमने क्या बोला, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, उसके बाद सेंटेंस हमने आगे बनाया। तो हियरिंग तो अपने आप में मेन ओरिजिनल वर्ब नहीं है, ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक मॉडिफायर का काम कर रहा है, आगे आने वाले सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब ना होने के बावजूद भी अपने बाद ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, अपने बाद ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। देखो जैसे किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे देखो ये सब्जेक्ट है, हर्ड क्या है, वर्ब है, और ये द नॉइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होता है वो तो ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। अब ये जो हर्ड है ना, ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहां पर जो हर्ड है ना, ये फाइनाइट नहीं है, इसको हमने बना दिया नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट होने के बावजूद भी अपने बाद ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो देखो वर्ब चाहे फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट हो, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, जरूरत पड़ने पे वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो देखो यहां पर हमने देखा कि पार्टिसिपल अपने बाद ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। ठीक है, ये बात मैंने बताना भूल गया था, इसलिए मैंने आपको बताया पर। अब देखिए आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं, और क्या क्या चीजें और क्या क्या कमाल हो सकता है। भाई कमाल किससे हो सकता है? तो कमाल हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल से। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है, सेंटेंस है ही टर्न द की स्लोली, यानी चाबी को उसने हल्के हल्के स्लोली स्लोली घुमाया। ठीक है, टर्न का मतलब घुमाना। ही ओपन द लॉक, मतलब उसने ताला को कैसे ओपन किया, लॉक को कैसे ओपन किया, चाबी को हल्के हल्के घुमा करके किया। अब यहां पर भी दोनों सेंटेंस को आपको क्या करना है, ये दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है।
ठीक है, कंजंक्शन का हेल्प लेकर के नहीं बल्कि पार्टिसिपल के हेल्प से। अब यहां ध्यान देना कि ये जो सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, टर्न हमारा मेन फाइनाइट वर्ब है, और द की जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। अब ये स्लोली क्या है, अब देखो उसने चाबी को कैसे घुमाया, धीरे धीरे घुमाया, है ना। तो चाबी घुमाने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो ये जो स्लोली वर्ड है ना, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है, वो एडवर्ब होता है। जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहां पर ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को। तो यहां पर किस वर्ब को कर रहा है, टर्न को कर रहा है। अब क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। तो क्या होगा, स्लोली थोड़ा और छोटा लिख लेते हैं, हाँ, स्लोली टर्निंग द की, slowly turning the key, he opened the lock, he opened the lock, slowly turning the key, he opened the lock। अभी हमने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, एक बना दिया। कैसे जोड़ा भाई, कोई कंजंक्शन का हेल्प नहीं लिया हम लोगों ने, बल्कि हमने पार्टिसिपल का यूज किया। तो पहले वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उसी को पार्टिसिपल के रूप में यूज करना। तो पहले वाले सेंटेंस में वर्ब क्या, टर्न है, तो टर्न को हमने क्या बना दिया, टर्निंग बना दिया, यानी ये हो गया पार्टिसिपल। और देखो जिस तरीके से स्लोली यहां पर टर्न को क्वालिफाई कर रहा है और एडवर्ब है, तो यहां पर भी जो स्लोली है ना, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, टर्निंग को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। तो वर्ब चाहे फाइनाइट वर्ब रहे, वर्ब चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब रहे, अगर कोई एडवर्ब आ रहा है तो उसको क्वालिफाई करेगा ही करेगा। वर्ब चाहे फाइनाइट रहे, वर्ब चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब रहे, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, दोनों जगह पे आएगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। समझने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। जिसके पास नहीं होता ना, वो 2 मिनट के अंदर वीडियो स्किप करता है, केवल यहां पर झांकी मारने आएगा, 1 मिनट के लिए आएगा फिर चल जाएगा, फिर आएगा फिर चल जाएगा। ऐसे लोग शांत नहीं होते, कभी भी इनके मन में कभी शांति नहीं होती। वो पूरे यूट्यूब में भटकते रहते हैं, कभी शॉर्ट्स वीडियो देख लेंगे, कभी कहीं से रील्स देख लेंगे, कभी कहीं से कोई इंटरटेनमेंट वाली चीजें देख लेंगे। तो ये लोग दिन भर यूट्यूब में मंडराते रहते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला होता है ना, वो शांति से आता है और तमीज से समझता है, और समझ जाने के बाद ही पता चलता है कि अगला आदमी जो बताया वो काम का चीज था कि नहीं था। ठीक है, बहुत सारे लोग 1 मिनट में ही लोगों को जज कर लेते हैं, और कुछ लोग पहले टाइम देते हैं कि नहीं 1 मिनट में जज करना सबसे बड़ा बेवकूफी होगा, पहले टाइम दो उसको, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब देखो यहां पर, यहां 2 सेंटेंस हैं, यहां भी दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। मतलब पहले उसने अपने होमवर्क को पूरा किया और फिर वो बाहर खेलने चला गया। अच्छे बच्चे हैं, कुछ बच्चे पहले खेलने चले जाते हैं फिर होमवर्क बनाता है, या बनाता भी नहीं है। अच्छे बच्चे पहले अपने होमवर्क बनाते हैं फिर खेलने जाते हैं। खैर ये अलग बात हुआ। हम लोग यहां पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर देखो एक चीज समझना पड़ेगा। अभी जो हमने 2 सेंटेंसेस जोड़े, वे दोनों सेंटेंसेस से ये अलग है। अलग कैसे, क्योंकि वहां पर 2 एक्शन के बीच में कोई गैप नहीं था, लेकिन यहां पर 2 एक्शन के बीच में गैप है। यहां पर 2 एक्शन के बीच में गैप है। जैसे मैं कलम उठाया लिखने लगा, मैं कलम उठाकर लिखने लगा, तो पिकिंग अप द पेन आई बिगेन टू राइट। अच्छा, मैंने 2 काम किया, एक तो कलम उठाया और दूसरा लिखना शुरू किया। तो इन दोनों ही घटना के बीच में कोई गैप था, या मैं कलम उठाते ही लिखने लगा, या फिर मैंने पहले कलम उठाया फिर कलम को ऐसे घुमाया फिर देखा कौन से कंपनी का कलम है, फिर कई सारे पेज में मैंने चेक किया तब मैंने लिखना शुरू किया। ऐसा तो नहीं है। सेंस क्या बन रहा है कि मैंने कलम उठाते ही लिखने लगा, यानी दोनों के बीच में कोई गैप नहीं था। लेकिन यहां सेंस देखो क्या बन रहा है। हाँ, यहां सेंस क्या बन रहा है। देखो कुलदीप, आज क्या है ना,
मैं सैटरडे को ही टेंस पे लाइव आता, क्योंकि आपका स्पेशल डिमांड है कि आप एरर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। आपने टेंस पढ़ाया है, इनफैक्ट आपने टेंस का प्रैक्टिस भी करवाया है, लेकिन आपने टेंस का एरर्स वाली चीज नहीं करवाया। तो टेंस का एरर्स पे आज मैं 100% लाइव आऊंगा, क्योंकि मैंने उसका स्लाइड बना लिया है। तो आज हम लोग रात को प्रैक्टिस करेंगे, और टाइम या तो शाम को 6 बजे हो जाए, 7 बजे हो जाए, या 8 बजे हो जाए। मैं आज लाइव आऊंगा उस पे, टेंस पे। तो आज पक्का हो जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन उस समय भूलना मत जुड़ने के लिए। टाइम को लेकर के अगर कोई असमंजस है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं टाइम डाल दूंगा। हाँ, लेकिन यहां देखो क्या कंडीशन है। यहां 2 सेंटेंसेस हैं, और दोनों एक्शन के बीच में गैप है। ऐसा थोड़े कि वो होमवर्क कंप्लीट किया, अपना कॉपी किताब अपना नोटबुक सही से रखा भी नहीं और खेलने चला गया। नहीं, पहले होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहा होगा और फिर खेलने गया। तो जब भी 2 सेंटेंस को जोड़ना है और उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो आपको कौन से पार्टिसिपल से जोड़ना है। तब आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं जोड़ेंगे, तब आप उसको जोड़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से। और परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? जिसमें हम हैविंग लगाते हैं, जिसमें हम हैविंग प्लस V3 लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम हैविंग प्लस V3 लगाते हैं, है ना। देखो ये जो चीज बता रहे हैं ना, वर्ब्स में जो नॉन फाइनाइट की चीजें होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा वर्ब्स में यहीं से आता है, फंसाने का कोशिश करता है। लेकिन आप लोग ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ, पता नहीं आप लोग का क्या ब्रेन है, कैसे जज करते हैं कि कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन खराब पढ़ा रहा है, कौन काम की बातें बता रहा है, कौन केवल टाइम पास कर रहा है। मुझे तो दुनिया आजकल समझ में नहीं आता है। दुनिया मीनिंगलेस चीजों के पीछे भाग रही है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसके पीछे दीवाना है, ठीक है। छपरी टाइप के लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, उनके बहुत फॉलोवर्स, और जो देश बनाने की ओर चल रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग हैं जो देश बनाने की ओर है, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जो पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे लोगों की कोई फॉलोवर्स नहीं है भी तो नाम मात्र के हैं। तो इससे पता चलता है आज के जनरेशन का मेंटालिटी। वैसे लोग, आज के लोग मीनिंगलेस चीजों के पीछे बहुत ज्यादा क्रेज है उनके पास, और बहुत ज्यादा उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो मीनिंगफुल चीजें है ना, उसके पीछे नहीं भागते हैं। हाँ, तो ध्यान देना। अब देखो मैंने क्या बोला, जब दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी हैविंग प्लस V3। तो क्या हम करेंगे यहां पर? हैविंग फिनिश्ड his homework, having finished his homework, having finished his homework, he went out to play। अब आप बोलोगे सर कि आपने यहां 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपने ये परफेक्ट पार्टिसिपल का क्यों यूज किया? आपने डायरेक्टली क्यों नहीं बोला फिनिशिंग हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले? ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब है कि होमवर्क कंप्लीट करते ही दौड़ गया खेलने के लिए, जबकि सेंस बन रहा है कि इन दोनों एक्शन के बीच में थोड़ा सा तो गैप रहा होगा, और थोड़ा सा भी गैप का सेंस रहे तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल से दोनों सेंटेंस को जोड़ना। परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस V3, यानी फिनिश को क्या कर दिया हमने? फिनिश्ड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब 2 सेंटेंस देखो क्या है। ये 2 सेंटेंस है। ही वॉज रिजेक्टेड बाई अ गर्ल, भाई एक लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कभी हैव यू एवर बीन रिजेक्टेड बाई अ गर्ल? कभी भी कोई लड़की ने आपको रिजेक्ट किया है या कोई लड़के ने आपको रिजेक्ट किया है? जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बहुत लोग बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग IAS वाईएएस बन जाते हैं, कुछ लोग IAS ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ बड़ा कमाल कर देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी रिजेक्ट होना भी अच्छी बात होती है। अगर कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, अभी आपने देखा था हीरा ठाकुर को सूर्यवंशम फिल्म में, पहली वाली लड़की ने रिजेक्ट कर दिया उसको। भाई हीरा ठाकुर ने बस स्टार्ट किया, बस सर्विसेज से स्टार्ट किए, और अपनी वाइफ को पढ़ाया भी, उसकी वाइफ कलेक्टर भी बन गई, और कितना नाम रोशन किया। ठीक है, तो कभी कभी रिजेक्ट होना चाहिए। रिजेक्ट होने के बाद डिप्रेशन में नहीं जाना है, IAS बनना है। ठीक है, हाँ।
तो ही वॉज रिजेक्टेड बाई अ गर्ल। अब देखो ये सेंटेंस का सेंस कैसा बन रहा है, एक्टिव सेंस बन रहा है या पैसिव सेंस बन रहा है? ये एक्टिव वॉइस का सेंस बन रहा है कि पैसिव वॉइस का सेंस बन रहा है? भाई पैसिव वॉइस का बन रहा है। एक्टिव का मतलब है कि सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है, यानी लड़के ने खुद ही लड़की को रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा तो सेंस नहीं है, बल्कि लड़के को यानी सब्जेक्ट को रिजेक्ट किया गया, लड़की के द्वारा किया गया। और जहां पर भी ये बाई मिलता है या ये वाज किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। और ये रिजेक्टेड क्या है? ये वी3 है। तो एक चीज सुन लेना, कहीं किसी सेंटेंस में अगर बी मिले, बी का कोई फॉर्म मिले और उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में हो, ये बी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये बी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग के फॉर्म में हो सकता है। और अगर इसके साथ वी3 है तो इसका मतलब है कि ये पैसिव का पहचान है। ये किसका पहचान है? ये पैसिव का पहचान है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता है, बल्कि काम को सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो गिवन सेंटेंस है, ये सेंटेंस यू वॉज रिजेक्टेड बाय अ गर्ल, ये पैसिव वॉइस में। ये देखो वाज किसका फॉर्म है? ये बी का फॉर्म है। और ये रिजेक्टेड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दो सेंटेंस क्या क्या है? ही वॉज रिजेक्टेड बाय अ गर्ल, और तब क्या हो गया? ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, तब वो आईएएस ऑफिसर बन गया। मतलब जब उसको रिजेक्ट किया गया तो डिप्रेशन में नहीं गया, बल्कि खूब मेहनत किया, कई साल लगे और तब जाकर के वो आईएएस ऑफिसर बन गया। ठीक है, अब पहली बात तो मुझे ये बताना कि इन दोनों ही घटना के बीच में, इन दोनों ही एक्शन के बीच में क्या गैप रहा कि नहीं रहा? भाई गैप पक्का रहा होगा, इसमें गैप पक्का रहा होगा। अभी जैसे मैंने बोला, बच्चा शोर सुनते ही जाग गया, बच्चा हल्ला सुनते ही जाग गया। भाई सुना और जाग गया, तुरंत ही जाग गया, गैप नहीं था। लेकिन लड़की के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तो भाई गैप तो था दोनों के बीच में ना। ऐसा थोड़े है कि अभी आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर दिया और 1 सेकंड में आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ऐसा तो नहीं है। दोनों घटनाओं के बीच में गैप तो रहा होगा। तो गैप रहा है तो इसका मतलब फिर से हम दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल से, परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। यानी कैसे बनेगा ये? ध्यान देना, हैविंग कैसे जोड़ेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल से। और परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान होता है हैविंग प्लस वर्ब 3। हैविंग प्लस वर्ब 3, ये किसका पहचान है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो हैविंग लगा दिया। अब चाहिए वी3, तो रिजेक्टेड तो यहां पर पहले से वी3 है, तो इसको चेंज नहीं करना क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में। और अगर पैसिव वॉइस में रहेगा ना तो हैविंग के बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा। भाई ये बीन कहां से आया? ये जो वाज है ना, ये जो वाज है इसी का वी3 कर दिया। वाज का वी3 क्या होता है? वाज का वी3 होता है बीन। क्यों बीन होता है? क्योंकि वाज भी किससे बना है? वाज भी बना है बी से बना है। ठीक है, तो केवल हैविंग रिजेक्टेड नहीं बोलना है, क्योंकि उसने रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट करने का काम उसके ऊपर हुआ। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप ऐसे मत लिखना कि हैविंग रिजेक्टेड, ये गलत हो जाएगा। हैविंग रिजेक्टेड नहीं लिखना है। हैविंग रिजेक्टेड का मतलब लड़के ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, जबकि सेंस बन रहा है पैसिव का, मतलब लड़के के ऊपर काम हुआ, रिजेक्ट उसको करा गया है, मतलब पैसिव सेंस। और पैसिव में क्या करना है? बीन लगाना है। तब लगाओ वी3 रिजेक्टेड, हालांकि बीन भी वी3 है। तो हैविंग बीन रिजेक्टेड, हैविंग बीन रिजेक्टेड he became an IAS officer. Having been rejected, he became an IAS officer. इस तरीके से। तो इस सेंटेंस में खास क्या था? इसमें नया हमने क्या सीखा? इसमें हमने नया सीखा कि अगर पैसिव में रहे ना तो हैविंग के बाद बीन जरूर लगाओ, अगर पैसिव में रहे तो हैविंग के बाद बीन जरूर लगाओ। और ये चीज विशेष ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देते हैं बीन हटा देते हैं जानबूझ करके, और बच्चों को लगता है कि सेंटेंस सही है। तो एक्टिव पैसिव अगर आप नहीं पहचान पाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, गलत हो जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ सर गो के साथ हमेशा टू लगता है क्या? नहीं, हमेशा तो नहीं लगता है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में होगा, इन्फिनेटिव के रूप में होगा, तो गो के साथ टू लगेगा। लेकिन गो के साथ आप टू किस बात पे बोल रहे हैं? मतलब गो के पहले या गो के बाद? आप बोल रहे हैं गो के साथ टू लगता है, तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? टू गो के पहले आएगा या टू गो के बाद आएगा? कौन सा बात पूछ रहे हैं आप पहले वाला बात पूछ रहे हैं या बाद वाला बात पूछ रहे हैं? पहले इसको क्लियर कीजिए, तभी मैं बता पाऊंगा कि गो के साथ हमेशा टू लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया। मुझे तो ये लगता है कि जिसके पास पेशेंस है नहीं वो मेरे वीडियो में आते हैं क्यों है। 10 सेकंड आया, झांकी लगाया, चला गया। भाई क्या हुआ, आप अपने भी समय बर्बाद किए, मेरा भी कर रहे हो, कोई फायदा हुआ आपको? 10 सेकंड आने से क्या होगा? रहोगे ठहरोगे तब तो आपको पता चलेगा है। देखो, तो एक्टिव पैसिव पे थोड़ा काम हो जाए। और एक है एक्टिव फॉर्म और एक है पैसिव फॉर्म। देखो फिर से यहां एक्टिव ही लिखा गया, यहां पर लिखना चाहिए था पैसिव फॉर्म। हाँ, यहां लिखना चाहिए था पैसिव फॉर्म। भाई अगर आओ ना वीडियो में तो कम से कम 5 मिनट तो रुको। 5 मिनट में आपके लिए चाय वाय का व्यवस्था कर सकूं, आपके लिए नाश्ते वास्ते का व्यवस्था कर सकूं। और आप आओगे 1 सेकंड में, चलोगे 1 सेकंड में, तो चाय भी नहीं बन पाता है। तो मेहमान नवाजी करने का थोड़ा मौका दो। हाँ, ध्यान देना। पैसिव हम जब भी बोलते हैं तो पैसिव को क्या चाहिए? पैसिव को चाहिए बी प्लस वर्ब 3। इसके बिना पैसिव असंभव है। ठीक है, तो देखो लविंग कौन सा फॉर्म में? आईएनजी के फॉर्म में। आईएनजी का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो लविंग है ना, ये एक्टिव फॉर्म में है। और इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, आप कर दो बी और प्लस वर्ब 3। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी भी देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बी में आईएनजी दे दिया तो बीइंग बन गया और ये लव्ड हो गया, बीइंग लव्ड। तो लविंग का लविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक्टिव फॉर्म में। इसी लविंग को अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही रखें और पैसिव फॉर्म में बनाए तो क्या बन जाएगा? बीइंग लव्ड बन जाएगा। लविंग क्या बन गया? बीइंग लव्ड बन गया। ठीक है। हाँ, बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ V3 होता है, लव्ड होता है। लव हुआ मतलब वर्ब 3 है। तो हैविंग लव्ड जो है ना, अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहे, रहेगा तो परफेक्ट ही, लेकिन इसको पैसिव में चेंज करना चाहे तो जब भी, फिर से सुन लो इस बात को, ये क्या है? ये पैसिव है, ये पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। ये हैविंग प्लस V3, देखो हैविंग प्लस वर्ब 3 है। और जब भी हैविंग प्लस वर्ब 3 को पैसिव में चेंज करना हो ना, तो आपको क्या करना है? हैविंग करना है प्लस इसमें बीन लगा देना है, इसमें बीन लगा देना है प्लस वर्ब 3, है ना। तो हैविंग लव्ड का क्या हो गया? हैविंग बीन लव्ड हो गया। देखो यहां पर बीन लगाया गया। बीन क्यों लगाया गया? क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, पैसिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बी प्लस वर्ब 3 है। तो बी प्लस वर्ब 3 में यही जो बी है ना, यहां पर क्या बन गया? बीन बन गया। बात समझ में आया? तो एक्टिव पैसिव कर लोगे आप लोग अब, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान देना, हमने क्या बोला कि पार्टिसिपल है, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चाहे पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव का अलग अलग डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो उसी तरीके से जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी अगर एडजेक्टिव का काम कर सकता है, और अगर एडजेक्टिव का काम कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि हम इसको भी अलग अलग कंपैरिजन में रख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, ध्यान देना है। यहां लिखा हुआ स्टोरी, स्टोरी क्या है? नाउन है। भाई कैसा स्टोरी? ब्यूटीफुल स्टोरी। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये स्टोरी कितना सुंदर है भाई? मोर ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है। तो देखो इसके साथ, एडजेक्टिव के साथ यहां पर कौन सा डिग्री लगाया गया? मोर क्या? कंपैरेटिव डिग्री लगाया गया। फिर से देखो, स्टोरी क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है, और इसके साथ मोस्ट लगाया गया, यानी इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगाया गया। यानी एडजेक्टिव को आप अलग अलग डिग्री में चेंज कर सकते हो। वहीं देखा जाए, फिर से स्टोरी लिखा हुआ है, और स्टोरी क्या है? नाउन है। स्टोरी क्या है? ये नाउन है। और इसके पहले क्या लिखा हुआ? इंटरेस्टिंग लिखा हुआ। देखो इंटरेस्टिंग आईएनजी के फॉर्म में। आईएनजी का फॉर्म क्या मतलब है? कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। और अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो इसको आप अलग अलग डिग्री में लिख सकते हो। जैसे कि आपने यहां पर लगाया मोर इंटरेस्टिंग, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहां पर भी कर दो आप मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। बात समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, है ना।
चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो देखो, अब कुल मिलाकर के वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक समरी दे देता हूं। पार्टिसिपल किसको कहते हैं? जिस भी वर्ब्स में वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का क्वालिटी हो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के फॉर्म में यानी V4 के फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 के फॉर्म में यानी कि उसमें पहचान में ईडी, ईएन या एन रहेगा। अच्छा, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल किसके फॉर्म में? हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। ठीक है। पार्टिसिपल का काम एडजेक्टिव के जैसा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम ज्यादातर करते हैं एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए भी। जब 2 सेंटेंसेस, 2 एक्शन के बीच में अगर कोई गैप ना हो तो जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जब 2 सेंटेंसेस को जोड़ना हो और दोनों के बीच में गैप हो तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब 3 का यूज करोगे। जब आपने 2 सेंटेंस को जोड़ना है और वो परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ रहा है लेकिन एक सेंटेंस उसमें पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है तो हैविंग के बाद बीन लगाओगे। बात समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद क्या है कि आप जैसे एडजेक्टिव को अलग अलग डिग्री में रखते हो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव यानी मोर, मोस्ट, वैसे आप पार्टिसिपल के साथ भी कर सकते हो। फिर साथ ही साथ मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है वो भी बताया। तो जितने भी चीजें हैं मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया। एक बात और भी सुन लीजिए कि पार्टिसिपल अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो भले ही वो नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन वर्ब तो है, और अगर वर्ब है तो अपने बाद अगर जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, और जरूरत पड़े तो उसी पार्टिसिपल को कोई दूसरे एडवर्ब उसको क्वालिफाई भी कर सकता है। जैसे कि स्लोली क्या किया था, उसको क्वालिफाई किया था। तो सारी बातों का मैंने आपको एक समरी दे दिया। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं पार्टिसिपल का यूसेज बताऊंगा, हालांकि आधा से ज्यादा यूसेज मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। अगले वीडियो में ज्यादातर हमारा फोकस होगा कि पार्टिसिपल के एरर्स कैसे बनते हैं, उसके बाद पार्टिसिपल कंप्लीट। कई सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है, सर प्लीज आप प्रेपोजिशन स्टार्ट कीजिए, प्रेपोजिशन स्टार्ट कीजिए। भाई सब कुछ करेंगे लेकिन एक सीक्वेंस में करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। अगर मान के चलो कि अभी 4-5 चैप्टर के बाद अगर प्रेपोजिशन है तो 4-5 चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि फिर सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। लेकिन पढ़ाऊंगा सब कुछ, बस आप इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो में भर भर के लाइक दीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, तभी वीडियो भाई वायरल होता है, रैंक करता है। आप लोग का कोई एक्टिविटी रहता नहीं वीडियो में, बस देख लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।